आज सुबह सुबह बिहारी मीडिया को एक एटम बम मिल गया, जैसा कि वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह बम फोड़ दिया चिराग पासवान ने। और बम क्या था? अनाउंसमेंट यही था कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में, बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और जनरल सीट से लड़ेंगे। यही न्यूज़ था। हालांकि ये न्यूज़ अगर आप सही से अरुण भारती जी का ट्वीट पुराना ट्रैक कीजिएगा तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये बात और है कि आज वीडियो फॉर्म में जारी हुआ है, पहले वो ट्वीट कर रहे थे। उदाहरण के लिए 24 मई 2025 को अरुण भारती जी ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट का टाइटल ही इंडिकेट कर रहा है कि सब कुछ गठबंधन के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। क्या था उनका टाइटल? गठबंधन में सहयोग, पहचान में स्वतंत्र। यानी कि जो एलजेपीआर है, चिराग पासवान की पार्टी, वो गठबंधन, एनडीए गठबंधन में सहयोग कर रही है और पहचान में स्वतंत्र है। और ये पूरा ट्वीट जब आप पढ़िएगा तो इसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हमारी अलग विचारधारा है, अलग सोच है और स्वतंत्र पहचान है, और यही पहचान हम चुनाव में भी लेकर जाएंगे। पूरा ट्वीट पढ़ लीजिए, साफ साफ आपको पता चलेगा कि बिल्कुल जो है वो कुछ न कुछ ये अलग करने के फिराक में है। थोड़ा सा और पीछे जाइए, 17-18 तारीख के आसपास की बात है, 17-18 मई के आसपास आदरणीय ललन बाबू, केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, वो एयरपोर्ट के लॉबिंग में बैठे हुए थे, वेटिंग रूम में फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। वहां पे पहुंचते हैं अरुण भारती, जिनका ट्वीट, जो कि साले साहब भी हैं, जीजा जी हैं चिराग पासवान जी के। तो वो वहां पहुंचते हैं और ललन सिंह जी से कुछ बात करने का प्रयास करते हैं, जो गठबंधन हो रहा सीटों के बंटवारों को लेकर के। इनके साथ संभवतः, जो हमारे गुप्त सोर्स से, हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है और इन चीज़ों का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं होता है, गुप्त सोर्सेज से है। इसीलिए हमने इस एपिसोड का नाम बकैती रखा है कि सच में बकैती या फिर सच में बकैती। तो आप तय कीजिए कि ये सच के अंदर बकैती है या सच में बकैती ही है। लेकिन सब लोग बच के बकैती कर रहे हैं, बकैती ही तो सारे मीडिया वाले कर रहे हैं, किनके पास सोर्स है? तो हम भी वही गुप्त सोर्स के आधार पे आपको बता रहे हैं कि अरुण भारती उनके पास जाते हैं बात करने के लिए। इनके साथ जो एक और सांसद एलजेपीआर के हैं, राजेश कुमार, वो भी रहते हैं। राजेश कुमार ललन बाबू के पीछे जाके खड़े रहते हैं, ललन बाबू उनकी तरफ देखते हैं, अरुण भारती वहीं पे रहते हैं सामने, लेकिन राजेश कुमार वहां से 10 कदम हट करके पीछे चले जाते हैं। फिर अरुण बाबू और राजेश, इनके बीच में, अरुण भारती के बीच में बातचीत होता है, जहां पे कि अरुण भारती प्रयास करते हैं ललन बाबू से ये पूछने का कि गठबंधन हो रहा है तो कुछ सीटों का जो बंटवारा है उसका कुछ इंडिकेशन दे दीजिए। ललन बाबू साफ साफ कहते हैं कि आपसे मैं क्यों बात करूँ, आप कौन हैं? तो अरुण भारती ने कहा कि नहीं, एलजेपीआर की तरफ से मुझे ही ऑथराइज किया गया है। तो ललन बाबू ने कहा कि आपको ऑथराइज किया गया होगा, लेकिन मुझे तो ऑथराइज नहीं किया गया जेडीयू की तरफ से, मैं तो कोई अथराइज पर्सन हूँ नहीं इन चीज़ों की बात करने के लिए, तो मैं आपसे क्या बात करूँ इसके ऊपर। फिर भी उन्होंने कहा फिर भी कुछ आप जो है वो थोड़ा क्लू दे दीजिए। तो नहीं, हमारे पास कुछ ऐसा, कुछ हम कैसे बात करें, हमारे पास ना अथॉरिटी है, ना हमको कुछ पता है इस बारे में, हमको, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ना ही ये जगह है, एयरपोर्ट के लॉबी में बैठे हुए हैं, वेटिंग रूम में बैठे हुए, पब्लिक प्लेस है, ना ही ये जगह है बात करने के लिए, ये भी उन्होंने कहा। वहाँ से फिर पटना पहुँचते हैं अरुण भारती भी, और फिर उसके बाद फिर चिराग पासवान भी बिहार आते हैं। उसके बाद फिर 19 तारीख को चिराग पासवान जाके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात करते हैं और उसी में वो स्टेटमेंट देते हैं कि वैकेंसी यहाँ पे बिहार में नहीं है सीएम सीट को लेकर के। लेकिन जहाँ तक अंदर की खबर है, वो सीटों के शेयरिंग के बारे में कुछ क्लू लेने के लिए जाते हैं सीएम साहब से। अब जो नीतीश कुमार हैं वो साफ साफ कहते हैं, और उनका जो जवाब है वो बहुत ही कैलकुलेटेड जवाब उनको मिलता है, जो जवाब इनको 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया गया था कि देखिए, आप तो हमारे अलायंस पार्टनर हैं नहीं। जैसे कि 24 में बोला गया था, कुशवाहा जी को भी बोला गया था, उपेंद्र कुशवाहा को, जितन राम मांझी जी को, और इनको भी बोला गया था कि आप हमारे पार्टनर नहीं है, अलायंस पार्टनर, आप बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं, हमारे अलायंस पार्टनर बीजेपी है, आप जाके बीजेपी से बात कीजिए सीटों का बंटवारा को लेकर के, हम सिर्फ अपना सीट के बारे में जानते हैं कि हमें कितना सीट लेना है, कितना हमें निगोशिएट करना है, बाकी आप जाके खुद बात कीजिए। यही जवाब उनको सीएम साहब भी देते हैं। उसके बाद फिर देखिए कि 19 तारीख को ये सब बात होता है और 24 तारीख से इस तरह के अरुण भारती के ट्वीट आने शुरू होते हैं और एक के बाद एक प्रेशर चढ़ना शुरू होता है। पहले ट्वीट करते हैं और आज फिर वीडियो भी आ जाता है। ट्वीट करते हैं तो कि हमारी स्वतंत्र पहचान है, हमारा सब कुछ स्वतंत्र है, हम सिर्फ सहयोगी हैं गठबंधन में, और आज यहाँ तक अनाउंस कर देते हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यानी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और साथ में ये भी कह देते हैं कि जनरल सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अब इन दोनों के पीछे
पॉलिटिकल मीनिंग है। जनरल सीट से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल मीनिंग है, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर लोग जो है वो ताता प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। कोई कह रहा है हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा है दानापुर से चुनाव लड़ेंगे, कोई कह रहा है कहीं से, कोई कहीं से जो है सजेशन भी आना शुरू हो जाता है। नवादा से भी सजेशन आता है कि नवादा से चुनाव लड़िए, जहाँ के राजवल्लभ यादव जेल में है और वहाँ का सीट बहुत हुच-पुच में है कि किसी को, दोनों पार्टी को पता ही नहीं किसे कैंडिडेट बनाए। लेकिन इन सबको यहीं पे छोड़ दीजिए, ये जो कहानी हमने बताया आपको। आप ये सोचिए कि बीजेपी क्या इसके पीछे नहीं है? क्या बीजेपी के बिना परमिशन के ये सब कुछ हो रहा है? क्या एलजेपी चिराग पासवान की इतनी हैसियत राजनीतिक हो गई है कि बिना बीजेपी के सह के, बिना बीजेपी के सपोर्ट के इस तरह के ट्वीट हो रहे हैं, हमारी स्वतंत्र पहचान है या फिर हम चुनाव लड़ेंगे, बिना बीजेपी के परमिशन से हो रहा है? नहीं हो सकता है संभव। ये अभी चिराग पासवान की हैसियत नहीं है, खास करके जब पार्टी टूटी है कुछ समय पहले और उनको सीट दिया गया और ये सब कुछ चल रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि इनकी राजनीतिक इतनी हैसियत है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी के दिमाग में फिर क्या चल रहा है? क्या बीजेपी के दिमाग में ये चल रहा है? दो ही चीज़ चल सकता है, या तो जो चिराग मॉडल 2020 में हुआ था कि किसी तरह से नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए चिराग को खड़ा करके, या तो ये चल रहा होगा और चिराग को जो है वो अपने मन से सीट लड़ने के लिए फ्री छोड़ दो, पहला। दूसरा ये भी हो सकता है कि चिराग को एक दूसरे मॉडल, चिराग मॉडल का पार्ट 2 लाया जाए और उसके तहत नीतीश कुमार को, जेडीयू को कमजोर किया जाए। पार्ट 1 जो चिराग मॉडल था वो क्या था वो आपको भी पता है। उस मॉडल को अगर बीजेपी दोबारा सोच रही है कि चिराग पासवान को फ्री छोड़ दिया जाए, तो उसमें एक नहीं कई सारे प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि अगर चिराग मॉडल जो फर्स्ट था वो फिर से लागू होता है बिहार के अंदर, चिराग पासवान को छोड़ दिया जाता है बीजेपी के द्वारा, जितना लड़ना है, जहाँ से लड़ना है लड़ो, तो पिछले बार तो किसी बहुत मुश्किल से सत्ता बच गई थी एनडीए की बिहार में, इस बार बहुत मुश्किल हो जाएगा सत्ता बचाना। तो बीजेपी ये रिस्क लेना चाहेगी नहीं कि चिराग पासवान के बल पर वो बिहार की सत्ता खो दे, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए तो उसके बाद फिर बीजेपी से चुन चुन के जवाब लेंगे। उनके पिताजी को जितना परेशान किया गया, जेल भेजा गया, सब कुछ किया गया, तो बिहार में बीजेपी कमजोर होगी। अगर तेजस्वी यादव को कितने भी दिन के लिए एक टर्म भी अगर उनको मिल जाता है तो बीजेपी यहाँ पे बहुत कमजोर हो जाएगी। तो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी इस पोजीशन में अभी है कि वो बिहार को लूज करने की किसी भी कंडीशन में है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये भी है कि जो चिराग मॉडल पिछले बार फेल हुआ, वो चिराग मॉडल इस बार कैसे पास हो जाएगा, जो पहला मॉडल था। तीसरा ये भी फैक्टर है कि पिछले बार तो आपने 20 इलेक्शन में ऐसा कुछ कर दिया था, जेडीयू उस समय जो है समझ में नहीं आया क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने लड़ा ही चुनाव। लेकिन इस बार भी जेडीयू तैयार है। जेडीयू बीजेपी के ऊपर डिपेंड रहती है दो चीज़ों के लिए, एक सोशल मीडिया के लिए, एक जो उनका मतलब वही आईटी टीम जो उनकी है, जो सोशल मीडिया संभालती है, वीडियो फोटोज ये सब कुछ डालती है, इन चीज़ों के लिए बीजेपी के ऊपर जेडीयू डिपेंड हुआ करती थी 2020 तक है। लेकिन अभी करंट में पिछले एक हफ्ते का आप सही से एनालाइज कीजिए तो जेडीयू का आईटी टीम न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि पब्लिकली मजबूत हुई है, यानी कि पब्लिक के अंदर प्रेजेंस दिखा रही है। वो बार बार मीडिया को, पब्लिक डोमेन को ये बताने का जबरदस्ती प्रयास कर रही है कि नहीं हम लोग मजबूत हो गए हैं। क्या चेंज आया है? जो जेडीयू का आईटी टीम है, उस आईटी टीम के हॉल में जाकर के न्यूज़ बनाया जाता है न्यूज़ 18 के द्वारा, और उनके आईटी टीम में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका स्टेटमेंट आता है कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं। आपने कभी तक देखा है कि किसी भी बीजेपी के आईटी टीम या जो उनका वॉर रूम होता है उसके अंदर जाकर के कोई मीडिया टीम को जाकर के अंदर वीडियो बना ले? अलाउड ही नहीं होता है। हमने भी देखा है, बिल्कुल अलाउड नहीं होता है बाहर के लोगों को अंदर जाना। तो अगर ये कर रही है, डिलिबरेटली जेडीयू कर रही है, तो इसका मतलब वो अपनी ताकत को जानबूझ के दिखाना चाह रही है कि नहीं हम कमजोर नहीं है। जैसे होता है ना, कोई कमजोर होता है तो बार बार अपना जो है वो दिखाता है कि नहीं हम कमजोर नहीं है। एक वो हो गया। दूसरा, पिछले हफ्ते का ही न्यूज है कि आईटी टीम के सभी लोगों से जाकर के नीतीश कुमार खुद मिलते हैं, उसका न्यूज बनता है, उसका फोटो डाला जाता है और जानबूझ के दिखाया जा रहा है कि नहीं हमारी आईटी टीम खड़ी हो चुकी है। अब जेडीयू का जितना भी वीडियो आ रहा है उसमें आप देखिएगा कि एक तरफ जेडीयू का लोगो रहता है, दूसरी तरफ लोगो ये भी लिखा रहता है जेडीयू आईटी, यानी कि आईटी टीम का अलग, यानी कि वो बार बार लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम हैं, हम कमजोर नहीं हैं। तो ये मैसेज किसको है? ये मैसेज बीजेपी को है कि हम आपके ऊपर अब आईटी के लिए, हम आपके ऊपर सोशल मीडिया के लिए डिपेंडेंट नहीं है।
वो बात और है, वो डिबेटेबल इशू है कि कितना मजबूत है जेडीयू का टीम, कितना कुछ कर सकती है, वो अलग एक मुद्दा है, लेकिन दिखाने का तो प्रयास जरूर चल रहा है। तो वो मॉडल तो संभव है नहीं, क्योंकि अगर आप वो मॉडल करेंगे तो जेडीयू टीम ने अपनी आईटी टीम खड़ा कर रखी है। अब हो सकता है कि आप अगर कुछ खेल करेंगे, जैसे पार्ट 1 में हुआ था 2020 में, तो हो सकता है जेडीयू या तो चले जाए स्वतंत्र चुनाव लड़ ले, या फिर हो सकता है आरजेडी मुंह खोले हुए है अलायंस में आने के लिए, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसकी संभावना हमें नहीं लग नहीं रही है। अब एक और दूसरी संभावना है। दूसरी संभावना क्या है कि चिराग पासवान जब यहाँ पे आएंगे, स्टेट की राजनीति में एक्टिव होंगे, तो नीतीश कुमार के पैरेलल में, छोटा ही सही बड़ा सही, वो आप तय कीजिए कि नीतीश कुमार के पैरेलल में जो चिराग पासवान का चेहरा है वो बड़ा है या छोटा है, लेकिन चेहरा तो है, एक पैरेलल में खड़ा होने लायक चेहरा तो है। तो नीतीश कुमार के पैरेलल में एक चेहरा खड़ा कर दो, तो जो चेहरा बड़ा पहले से है वो ऑटोमेटिकली उसका थोड़ा सा पावर कम हो जाता है। बीजेपी अपने किसी नेता को इस तरह से खड़ा नहीं कर सकती है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि बीजेपी अगर खड़े करेगी कोई भी चेहरा, सम्राट चौधरी या किसी को भी खड़ा करती है, तो बीजेपी को फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर चिराग पासवान को खड़ा किया जाता है पैरेलल में, बलि का बकरा बनाया जाता है, तो बीजेपी को जस्टिफाई करना है नहीं, क्योंकि वो तो सीधे कहेगी देखिए आप भी अलायंस में जेडीयू रह चुके हैं हमारे साथ है, और हमारे बहुत सारे डिसीजन का आपने विरोध किया है, आपकी भी अलग एक स्वतंत्र पहचान है, स्वतंत्र, जो कि अरुण भारती के ट्वीट में भी लिखा हुआ है। तो बीजेपी वहां पे अपने आप को साफ करके, जवाब की जिम्मेदारी से बच करके भी एक पैरेलल चेहरा खड़ा कर लेगी, और नीतीश कुमार जेडीयू को कमजोर करने का प्रयास किया जा सकता है। ये मॉडल ज्यादा सक्षम और ज्यादा संभावित लग रहा है। अब ये तो बीजेपी का इंटरेस्ट है, सवाल ये उठता है कि एलजेपीआर का क्या इंटरेस्ट है, चिराग पासवान को इसमें क्या, इस मॉडल में क्या खासियत दिख रही है, क्योंकि पिछले बार जो उन्होंने बीजेपी की मॉडल के अंदर काम किया तो उसमें वो यहाँ पे एक भी सीट नहीं उनको मिला। इस बार उनको क्या लग रहा है, क्या ऐसा फायदा उसमें यहाँ पे हो सकता है उनको, अगर ये इस तरह का बीजेपी के ट्रैप में वो अगर जानबूझ के फंसने के लिए तैयार है। चिराग पासवान का सबसे बड़ा जो फायदा है, अभी पार्टी टूटने के बाद और उसके बाद फिर जो भी कुछ प्रेजेंस हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर एलजेपीआर के साथ, उसमें ये हुआ है कि एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो भूमिहारों का और खास करके भूमिहारों का वोट और उनके बीच में अपना प्रेजेंस खो दिए है। एक समय था, और कहते हैं कि रामविलास पासवान का दूसरा कोई मजबूत कंधा हुआ करता था तो कोई ना कोई भूमिहार हुआ करता था, या तो फिर सूरजभान सिंह होंगे भूमिहार, या नहीं तो अरुण कुमार होंगे, लेकिन कोई ना कोई एक भूमिहार जरूर रहता था, और भूमिहार के बीच इनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता था एलजेपीआर का, रामविलास पासवान के दौर से ही। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, पिछले 2 सालों के दौरान भूमिहार के अंदर या भूमिहार का सपोर्ट एलजेपीआर से हटा है, और उसके पीछे 2-3 एग्जाम्पल ले लीजिए। सूरजभान अलग हो चुके हैं, पारसनाथ के साथ जा चुके हैं, वो खत्म हो चुका है। अरुण कुमार पार्टी छोड़ चुके हैं पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही, वो खत्म हो चुका है। और भी लोग होते थे, सुनील पांडे और ये सब जो होते थे भूमिहार के, जो बड़े बड़े बाहुबली बाहुकिंग जो भी थे, वो सब लोग साइड हो चुके हैं। तो आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो चिराग पासवान की पार्टी के अंदर एक भी भूमिहार बड़ा बढ़िया लीडर नहीं है, और वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि चिराग पासवान उसको फिर से वापस कर लेने का प्रयास कर रहे हों। अब अगर आप रामविलास, जैसे ये एक खबर अभी आई है कि नवादा से सीट से लड़ सकते हैं, नवादा सीट के ऊपर रामविलास पासवान के दौर से ही उनके एलजेपीआर का नज़र उस पर था, क्योंकि रामविलास जो नवादा सीट है वो बिल्कुल भूमिहार है। आप देख लीजिए पिछले एक भी सीट, जब से वो रिजर्व हुआ है सीट, जब से वो नॉन रिजर्व हुआ है सीट 2008 के बाद से, लगातार वहाँ सिर्फ भूमिहार ही जीत रहे हैं और कोई दूसरा जीत ही नहीं पा रहा है। तो वो हमेशा प्रयास करते हैं, इसीलिए संभावना है कि वहाँ पे नवादा से सीट लड़े। नवादा में सिर्फ भूमिहारों का प्रेजेंस नहीं है, ये भी एक सोचने वाली बात है। नवादा में भूमिहार के साथ साथ पासवान का अच्छा डोमिनेशन रहा है। जब वो सीट रिजर्व नहीं हुआ करता था, तब वहाँ से नवादा लोकसभा क्षेत्र से पासवान सबसे ज़्यादा वहाँ से चुनाव जीतते थे, और बीजेपी वहाँ के पासवान पे अपना कंट्रोल रखती थी। वहाँ किसी कीमत पर वो सीट लूज नहीं करना चाहती है बीजेपी। आप देख लीजिए संजय पासवान वहीं से जीतते हैं, उसके अलावा वहाँ से कामेश्वर पासवान 2 बार चुनाव लड़े हैं, या तो रनर अप रहते थे या नहीं तो फिर जीतते थे बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से। और चिराग पासवान, इनके रामविलास पासवान को कभी सीट वो नहीं दिया गया, इसीलिए जब तक बीजेपी मेरे ख्याल से एक
1989 के चुनाव 1991 के चुनाव में किसी गैर पासवान को वहां से टिकट दिया था और तीसरे नंबर पे चली गई थी। जब जब पासवान को बीजेपी ने वहां से टिकट दिया है तब या तो दूसरे नंबर पे रही या जीती है। 3 बार पासवान वहां से जीत चुके हैं और आरजेडी भी वहां से चुनाव तब जीतती है 2004 में जब वो पासवान को टिकट देती। 2004 में दोनों कैंडिडेट पासवान ही थे, यानी कि पासवान का वहां पे साइजेबल प्रेजेंस है। तो कहीं ना कहीं, और पिछले लोकसभा चुनाव में जब अरुण कुमार एलजेपी आर के हिस्सा थे तब वो चाह रहे थे कि नवादा से वो टिकट उन्हें मिल जाए एलजेपी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से, लेकिन बीजेपी किसी कीमत पर नवादा नहीं लूज करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि वो उनका श्योर सीट है। तो अब ये एक कंटेस्टेशन है चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में, कितना ओपनली ये कब आता है कि दोनों भूमिहार को छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से। तो अब ये भी हो सकता है कि बीजेपी के अंदर अगर भूमिहारों का जो है वो सपोर्ट कम हो रहा हो तो एलजेपी के थ्रू, चिराग पासवान के थ्रू अपना जो है वो प्रेजेंस दिखाएं। तो ये है बकैती। हमें नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन सब लोग तो बकैती ही कर रहे हैं, तो हम भी बकैती कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तीसरा एपिसोड हमारा है सच में बकैती, यानी कि सच के अंदर कुछ बकैतियाँ जोड़ करके कहानी मज़ेदार बनाओ, या सच में बकैती यानी कि जिसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, सिर्फ बकैती है। वो आप तय कीजिए कि सच में बकैती है या सच में बकैती है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।